नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सॉल्यूशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। एक दिए गए टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट का अमाउंट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर पे डिपेंड करती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, एज वेल एज किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है। लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। अब हमें सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों की पढ़नी है, एक तो सॉलिड की, एक गैस की, लेकिन किस में पढ़नी है, लिक्विड में पढ़नी है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का जो डिजॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तीसरा टेम्परेचर पे, चौथा प्रेशर पे। अब हम जो है सॉल्युबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड इन अ लिक्विड, कैसे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होती है और कैसे गैस जो है सॉल्युबल होती है लिक्विड में। अब देखिए नेक्स्ट आता है टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड की लिक्विड में देखा है एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर सॉलिड जो है वो हर लिक्विड में नहीं घुल सकता। वाइल सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है एंड शुगर डिज़ोल्व रेडली इन वाटर। रेडली मतलब आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो होते हैं वो नहीं होते। नेफ्थलीन मतलब फिनाइल की गोलियां होती हैं, वो आसानी से पानी में नहीं घुलती। इसीलिए देखा होगा आपने टॉयलेट्स वगैरह में नेफ्थलीन की बहुत दिनों तक ऐसी पड़ी रहती है, वो डिज़ोल्व नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है डिज़ोल्व रेडली इन बेंजीन, ये आसानी से बेंजीन में घुल जाते हैं। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। लेकिन शुगर और सोडियम क्लोराइड वो बेंजीन में आसानी से नहीं घुलते। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ ऑब्जर्व डैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये देखा गया कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर में सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। तो यही कारण था, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड और शुगर होती है वो पोलर होते हैं, इसी वजह से वो वाटर भी जो है पोलर मॉलिक्यूल है, इसी वजह से वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। जबकि नेफ्थलीन एंथ्रासीन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और बेंजीन भी नॉन पोलर है, इसलिए वो उसमें डिज़ोल्व हो पाते हैं। इन जनरल अगर हम लोग बात करें, अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन द टू, और बी में से लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरली सॉल्यूट जो है उसी में सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या तो सेम होंगे। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जब भी कोई सॉलिड सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालेंगे, सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स, कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सोल्यूशन, और उसकी कंसंट्रेशन लगातार सोल्यूशन में बढ़ने लगेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक बीकर है और इसमें ये लिक्विड है। लिक्विड के बाद आपने ये क्या करा, यहाँ पर कुछ सॉलिड इस तरीके से सॉल्यूट डाले, ठीक है, ये डाले, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है, यही बीकर है, इसमें क्या होगा, कुछ देर बाद ये आपका लिक्विड हो गया। अब यहाँ पर जो ये सॉलिड वाले पार्टिकल्स थे तो आपने देखा कि साइड वाले जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो गायब हो गए, यानी कि वो घुलना शुरू हो गए पानी में। तो यहाँ तक से जो ये स्टेज आई इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पानी में घुलना स्टार्ट हो गए, इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। फिर लिखा है द सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. crystallization में क्या होता है कि crystallization में देखो क्या होता है, जो पानी, जैसे ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में यहाँ पर ये जो है कोई भी सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें अगर ये भरा हुआ है तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये दो पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक। ये पार्टिकल्स पहले यहाँ तक भरे हुए थे, सपोज़ मान लो, ठीक। अब ये यहाँ रह गए, तो यहाँ पर जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो क्या करते हैं, लगातार इसमें चेंज होते रहते हैं और ये वाले पार्टिकल्स लगातार इसमें घुलते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं सेपरेशन में बाहर आ जाते हैं, इस तरीके से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइज, डिसोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल्स का घुलना। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कुछ पार्टिकल्स लगातार डिसॉल्व होते रहते हैं सोल्यूशन में और कुछ पार्टिकल डिसॉल्व होने के बाद वापस से अपने सॉलिड सॉल्यूट में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रिस्टल्स जैसे दिखाई देते हैं, उनको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे चीनी घोलते हैं ना, जब चीनी घोलते रहते हैं तब भी हम देखते हैं कि कुछ सॉल्यूट जो है सॉलिड सॉल्यूट होता है चीनी का, वो नीचे रह जाता है पानी में, तो वो जनरली क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं जो लगातार डिसॉल्व भी हो रहे होते हैं पानी में और पानी से बाहर आ भी रहे होते हैं। ठीक लिखा, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। ठीक है, ये स्टेज तब पहुंचती है जब दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही प्रोसेस सेम रेट पे हो रहे होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा होता है, डिसोल्यूशन भी। जब दोनों सेम रेट पे हो रहे होते हैं, तब दोनों सेम रेट पे हो रहे होते हैं, ठीक है, तब ये स्टेज आती है जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट काम कर रहे होते हैं। अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन will be equal to the solute particles separated out and a state of dynamic equilibrium is reached। कहने का मतलब ये है, डायनेमिक एक दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब डियर होता है कि किसी भी चीज़ में जो इक्विलिब्रियम है वो पूरी तरीके से रुक गया, मतलब पार्टिकल लेवल पे भी वो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट, लेकिन उसमें लगातार जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार अपनी फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो डायनेमिक डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस है आपका, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि लगातार कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व होते रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये पार्टिकल्स इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं और कुछ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो लगातार डिसॉल्व होते रहते हैं, इसीलिए ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। हाँ, पता ही है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये किसके इक्विलिब्रियम में होता है, सॉल्यूशन के। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा होता है इसको बोल रहे होते हैं डिसोल्यूशन, जबकि सॉल्यूशन से जो पार्टिकल्स इधर कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एट दिस स्टेज द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन उस स्टेज पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सॉल्यूट की वो सेम रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, अंडर द गिवन कंडीशन दैट इज सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेज आर डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। ऐसा ही प्रोसेस कुछ देखने को मिलता है जब गैसेस को भी डिजॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट्स में, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लो एक पानी लिया और उसमें शुगर ऐड कर दी और शुगर को पूरी तरीके से घुला दिया, घुलने के बाद जितनी शुगर रह गई जो नहीं घुली पानी में, ठीक है, उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया और जितनी घुल गई उस टेम्परेचर और प्रेशर पे उसी को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें दी गई जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट डिसॉल्व कर पाए। ठीक है, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूट क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कैसे होते होंगे, तो देखो एक बात बताता हूँ, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो पार्टिकल नेचर दिखाते हैं, ठीक है, कोई भी जो मैटर होता है वो पार्टिकल नेचर है, तो मान लो ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके जो बीच में जो गैप्स होते हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, इसी तरीके से घुल जाते हैं और इसीलिए जो सॉल्वेंट होता है उसका वाटर लेवल अप नहीं होता। ठीक, द सोल्यूशन विच इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक लगातार मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में चेंज हो रहा है और सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट में भी हो रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस लगातार चल रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई देगा। विद अनडिजॉल्व सॉल्यूट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वही बात कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर देखेंगे तो जितना अनडिजॉल्व सॉल्यूट जो आपको पानी में दिखाई दे रहा है और जितना घुल गया है उसी को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जो हम एक टेम्परेचर, जो हमें गिवन टेम्परेचर पे हम जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक उसकी लिमिट है वो ख़त्म हो गई है लेकिन उसके बाद भी वो डिसॉल्व करता चला जा रहा है। ठीक है, दस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच अ सोल्यूशन इज इट सॉल्युबिलिटी। तो यही जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की है एक सोल्यूशन में, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की है
उसे हम जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं वही इसकी सॉलिबिलिटी। अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व सॉलिबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस, सॉलिबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि मैंने बताया ही था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती। इन एडिशन टू दीज वेरिएबल्स दो पैरामीटर और थे, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती। तो अब हम पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। ठीक है, इस पर टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन 1.10। ठीक है, इक्विलिब्रियम कौन सा था? डायनेमिक था। दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा 11th क्लास में। इन जनरल इफ़ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। मतलब ये तो जनरली पता ही है कि एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा अगर चीनी को पानी में घोलना है तो अगर आप गैस पे रख दो वो जल्दी से घुल जाती है। तो एंडोथर्मिक मतलब जो चीनी है वो पानी में क्यों जल्दी से घुल जाती है रखने पे? क्योंकि वो जो है ना हीट जो है वो एनर्जी देती है, तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। एनर्जी ऑब्जॉर्व करने से जल्दी जल्दी से बॉन्ड टूट जाते हैं और बॉन्ड टूटने की वजह से शुगर जो है वो उनके गैप्स में भर जाती है, वाटर के गैप्स में। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रो प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो वही बात है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो चीनी उतनी जल्दी घुलेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा? सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब डेल्टा एच की वैल्यू डियर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इफ़ इट इज़ एक्सोथर्मिक, लेकिन अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब अगर उस प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है एनर्जी, क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो टेम्परेचर घटाओगे तब सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर घटाओगे तब सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर हीट क्या होगी? रिलीज़ होगी, और जब हीट रिलीज़ होगी तो चीज़ें धीरे धीरे घुलेंगी क्योंकि बॉन्ड धीरे धीरे टूटेंगे। तो सॉलिबिलिटी शुड डिक्रीज़, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर इंक्रीज़ करना है तो टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, दिस ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। इन ट्रेंड्स को एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो एक चीज़ याद रखोगे, जब भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आए टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेंगे, इसमें हीट दी जा रही है। लेकिन अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट लगातार रिलीज़ हो रही है, तो सॉलिबिलिटी घटेगी। क्या होगा? सॉलिबिलिटी घटेगी। ठीक है, ये ले चैटलियर्स का प्रिंसिपल कहता है। चाहे आप ऐसे याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिड और लिक्विड पे। क्यों नहीं पड़ता डियर? इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर। इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से उन पे आप कितना भी प्रेशर चेंज करो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सॉलिड को जब भी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होने के कारण प्रेशर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।